50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब की बार 400 पार, यह था नारा बीजेपी का इलेक्शन से पहले, और अब हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 400 तो छोड़ो, 300 भी पार नहीं कर पाए। सच तो यह है कि इस इलेक्शन में बीजेपी से 5 बड़ी गलतियां हो गई, जिस वजह से बीजेपी इस बार के इलेक्शंस में मेजॉरिटी तक एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, जो मेजॉरिटी वो पिछले लास्ट 2 इलेक्शंस में ऑलरेडी आसानी से एस्टैब्लिश कर चुके थे। यानी कि बेसिकली इसका मतलब पिछले 2 इलेक्शंस में बीजेपी को एनडीए अलायंस की एग्जैक्टली जरूरत नहीं थी, लेकिन इस इलेक्शन में पूरी एनडीए अलायंस मिलकर भी सिर्फ 292 सीट्स ला पाई और इंडिया अलायंस 232। सो बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिशन रहा। लेकिन यार अब यहां पर ना एक बहुत ही बड़ा सवाल आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द इंडियंस के दिमाग में आ रहा होगा कि 2 दिन पहले तक तो हर एक एग्जिट पोल में यही कहा जा रहा था कि 400 पार नहीं तो बीजेपी एटलीस्ट 350 तो कंफर्टेबली क्रॉस कर ही लेगी। यहां पर बीजेपी को यानी एनडीए को यहां पर फायदा हो सकता है, 400 से पार भी एनडीए का आंकड़ा जा सकता है। इनफैक्ट खुद ऑपोजिशन लीडर्स तक ये कह रहे थे कि नहीं, बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी, 350 लेकर आएगी। तो अचानक से इस इलेक्शन ने ऐसा गुगली बॉल कैसे डाल दिया? और सबसे शॉकिंग बात तो यूपी की है, जो राज्य एक तरह से बीजेपी का ही गढ़ है और जिस राज्य में भी 5 महीने पहले ही अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, इतने धूमधाम से त्योहार को मनाया गया, जिस स्टेट में सीएम योगी जैसे एक स्ट्रॉन्ग फेस है, उस स्टेट में ही बीजेपी का इतना खराब परफॉर्मेंस कैसे? समाजवादी पार्टी जो सिर्फ एक स्टेट पार्टी है, उसको बीजेपी से ज्यादा सीट्स आखिर कैसे मिल गए? अब ऑन दी अदर हैंड एक तरफ बीजेपी का ये परफॉर्मेंस चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी सरप्राइजिंग था। लास्ट इलेक्शंस में तो कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ गई। चल। आज मैं अपनी बात डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल। घर पे चलो। चलो। चलो उधर। उधर किधर? मत करना कोई को। उन्हें सिर्फ 52 सीट्स मिले थे, जो कि इतने कम है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार सबका प्रेडिक्शन ये था कि कांग्रेस के सीट्स और कम होंगे, बट कांग्रेस ने डबल सीट्स ला लिए, 99 सीट्स। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अगर गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है और क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो, मादरचोद हो, वो कहता है गारे भोसड़ी वाले 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू है, मादरचोद। और तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, लंड समझ में आएगा। गांडू है भोसड़ी वाले तुम लोग, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो भोसड़ी वाला मर्द होगा ना, जब मादरचोद मर्द होगा, वो राजीव तलवार को समझेगा। सिर्फ गांडू हो मादरचोद, गांडू हो मादरचोद, गांडू से बात नहीं करता। बीजेपी की तरफ से कुछ मेजर ब्लंडर जरूर हुए, और हमारी रिसर्च के हिसाब से 5 ऐसे ब्लंडर्स हैं जो बीजेपी बहुत ही इजीली अवॉइड कर सकता था, लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग आरएसएस। सबसे मेजर और पहला रीजन आरएसएस को ही इग्नोर करना। अब हर कोई यह जानता है कि आरएसएस मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब आरएसएस। आरएसएस बेसिकली बीजेपी का आइडियोलॉजिकल विंग है। इसी आरएसएस ने ही बीजेपी को बैक करके उन्हें शुरुआती 1984 नड्डा के एंटी आरएसएस सीट्स भी दिलवाए थे, और पिछले 2 टर्म्स में बहुत 100 सीट्स की नड्डा साहब ने कहा कि हम आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो पार्टी बनाना, उसमें टॉप लीडरशिप जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी और इनफैक्ट नरेंद्र मोदी को भी खड़ा करने में आरएसएस वर्कर्स के मन में सिक्योरिटी आरएसएस वर्कर्स इलेक्शंस में बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए कई बार डोर टू डोर कैंपेन्स करते हैं, इंटरव्यू में इस बार लोकसभा इलेक्शन जिस बीजेपी के लिए महीने पहले बीजेपी नारे लगाए, नड्डा सैक्रिफाइसेस किया, में आज पावर में आने के बाद छोटी पार्टी थे बीजेपी, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। एंड यू वोंट बिलीव इंटरनल राइवलरी कुछ इस हद तक केपेबल है, और बीजेपी आरएसएस ने ये वॉर्न कर लिया था 3 महीने पहले कि खाली मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व मुद्दा बीजेपी को फायर होने वाला, क्योंकि और हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है मोदी के खिलाफ ही, लेकिन उन्हें डिक्टेटरशिप वाले नैरेटिव का भारी नुकसान और एग्जैजरेट। और पिछले बार जहां पर वो अपने बलबूते पर मेजॉरिटी कंफर्टेबली क्रॉस कर गए थे, लेकिन इस बार विदाउट द फुल सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरएसएस वो मेजॉरिटी मार्क से 32 सीट्स पीछे रह गए। दूसरा बड़ा रीजन इंडिया में कई सालों से चलते आ रहा कास्ट पॉलिटिक्स, जाति वोट।
अब हिस्टोरिकली यूपी में हमेशा से पॉलिटिक्स कास्ट के मुद्दे के अराउंड ही रिवॉल्व करते आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसको दलित्स की पार्टी के रूप में जाना जाता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी को यादव्स की पार्टी के रूप में जाना जाता है। बट इस बार के इलेक्शंस में बीजेपी ने राम मंदिर के अराउंड ही पूरा यूपी का इलेक्शन कंटेस्ट किया। अगर आइडियली देखे तो बीजेपी के पास यूपी में कोई भी बड़ा कास्ट रिप्रेजेंटेटिव लीडर नहीं था, जिसके वजह से उन्हें यूपी की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा नुकसान हुआ। बेसिकली इस बार के यूपी इलेक्शन में जो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को भारी टक्कर दिया है, उसके पीछे मेजर रीजन था यादव वोट। यादव कम्युनिटी यूपी की 7% पॉपुलेशन है और इनका इन्फ्लुएंस यूपी के 15 पार्लियामेंट्री सीट्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। इस बार इन सारे वोटर्स ने मिलकर एसपी के तरफ अपने 3 डेकेड्स पुरानी लॉयल्टी को साबित करके दिखाया और साथ ही इसी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का डेडली कॉम्बो बने इंडिया अलायंस के राहुल गांधी, जिन्होंने कास्ट वोट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों से कहा कि अगर बीजेपी पावर में आ जाएगी तो रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। इसी नैरेटिव और डर को फैलाकर कांग्रेस ने इसका खूब फायदा उठाया। उल्टा उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो पावर में आते हैं तो यहां भी कास्ट सेंसस करवाएंगे और रिजर्वेशन को उल्टा बढ़ा देंगे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। और ये ऑफर उनका ऑलरेडी तेलंगाना इलेक्शंस में ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल भी था। मिस्टेक नंबर 3, रिलाइंग कंप्लीटली ऑन ब्रांड मोदी। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में जो काम किया है, उसके वजह से नरेंद्र मोदी ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी के एक फेस बन गए। लेकिन अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। एक तरफ ग्रेजुएट्स के पास अभी भी जॉब नहीं है और दूसरी तरफ कंपनीज का कहना है कि उन्हें ढंग के एम्प्लॉयज ही नहीं मिल रहे। और इसके पीछे का रीजन है कॉलेजेस का टीचिंग और करिकुलम काफी आउटडेटेड है। बट द फैक्ट इज नॉट एनीमोर, क्योंकि अभी गूगल, अमेजॉन और मेटा जैसी टॉप कंपनीज के लीडर्स इस गैप को ब्रिज कर रहे हैं अलॉन्ग विद स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस इंडिया के सिलिकॉन वैली बैंगलोर के हार्ट में लोकेटेड है और ये ऑफर करते हैं एक इंटीग्रेटेड 4-year बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड प्लस यहाँ के टीचर्स बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाते हैं। आपको पता ही होगा एक स्टूडेंट डॉक्टर को कैसे पढ़ाते हैं, उसे सिखाते हैं सीनियर और एक्सपर्ट डॉक्टर्स से। और ठीक इसी तरह स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी बच्चों को नॉर्मल टीचर्स नहीं पढ़ाते बल्कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं। यहाँ के बच्चे फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं और ऑलरेडी अपकमिंग टेक पर काम भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल विजन प्रो। इवन फायर एक्सटिंग्विशर, ड्रोन जैसे टेक पर काम कर रहे हो। यहाँ का बेस्ट पार्ट है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लर्निंग मिलता है, बट एट द सेम टाइम दे आल्सो गेट अ चांस टू बी मेंटोर्ड बाय द फाउंडर्स एंड को-फाउंडर्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक जोमैटो, क्रेड, दुकान। और इन सब चीजों के साथ 1 साल की इंटर्नशिप भी इनके करिकुलम का पार्ट है। यहाँ के एंट्रेंस टेस्ट एनसेट में जेईई की तरह फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछते, वो फोकस करते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पर जो आपको सीएस इंजीनियर बनने में एक्चुअल में हेल्प करते हैं, और वो होते हैं मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और लर्नेबिलिटी। सो डेफिनेटली चेक आउट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी टू लर्न मॉडर्न प्रैक्टिकल स्किल्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे एनालिसिस पर। नाउ वी ऑल नो कि पीएम मोदी ग्लोबली भी एक बहुत बड़े ब्रांड है, नेशनली तो छोड़ो, बट 2024 के जनरल इलेक्शन में यही चीज बीजेपी पर बैकफायर कर गई, क्योंकि विद ब्रांड मोदी दे बिकेम सो ओवर कॉन्फिडेंट कि वो इलेक्शन के सबसे बेसिक स्टेप, चूजिंग राइट कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, में उचित फोकस नहीं दिए और बहुत बड़ी गलती कर बैठे। जैसे कि बहुत जगह पर उन्होंने सिटिंग एमपीज को ही रिप्लेस कर दिया। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में बीजेपी ने 23.5% सिटिंग एमपीज को ही टिकट नहीं दी। अब इंडियन पॉलिटिक्स में ना एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर यूपी जीत गए तो समझ लो देश जीत गए। जो यूपी पिछले 2 जनरल इलेक्शन से बीजेपी जीतते आ रहा था, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी की तरफ से एक भारी ब्लंडर हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने यूपी जैसे बड़े और इलेक्शंस के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में 2 टर्म के सिटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ के लगभग 35 रिकमेंडेड कंटेंडर्स को रिजेक्ट कर दिया और जनता के बीच में नॉट सो पॉपुलर कैंडिडेट्स को टिकट्स दे दी, क्योंकि वो मोदी है तो मुमकिन है ये स्लो। और उत्तर प्रदेश के उस मुस्लिम भाई की हिम्मत की सिर्फ ये कह रहे हैं कि बवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, मछलियां हम सब हैं। बवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा।
जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बात हम ये कहेंगे कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है?